अभी बीजेपी देश नहीं पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर स्थापित है। खासकर उन्होंने कहा था इसका सिर्फ एक कारण है कि मैं कभी लेने की नहीं सोचता हूँ, सिर्फ देने की सोचता हूँ। देने वाला आदमी कभी तनाव में नहीं रहता। हमारे यहाँ के बच्चे एक्टिंग के क्षेत्र में बहुत अच्छा नाम कर रहे हैं। हमारे यहाँ के बच्चे पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी हमारे यहाँ का एक विद्यार्थी है जो समाजवादी पार्टी का पूरा IT सेल हेड कर रहा है। हमारे यहाँ का एक विद्यार्थी है जो इस समय आम आदमी पार्टी का पूरा IT सेल हेड कर रहा है। अभी वो दोनों बच्चे हमारे पास आए, बोले एक बोला सर सपा ज्वाइन के लिए, बोला सर आप आम आदमी पार्टी गुरु जी बीजेपी हेड करने वाले। मैं हर साल कुछ न कुछ नया कोई नई संस्था लेकर के आता हूं। अब इसको मेरे विरोधी अगर व्यावसायिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो उनकी सोच, उनको मुबारक, मैं क्या कर सकता हूं। हमने एक आर्टिकल पढ़ा, उसमें ये था कि नेहरू जी एक सीढ़ी पे चढ़ रहे थे जिस पे नेहरू जी थोड़ा सा लड़खड़ाते हैं, तो पीछे से दिनकर जी ने नेहरू जी को रोक लिया। तो नेहरू जी ने कहा कि दिनकर आज तुमने हमें संभाल लिया वरना मैं गिर जाता। तो दिनकर जी ने तंज कसा। दोनों लोग में खूब तंज होते थे और खूब एक अच्छे मित्र थे, लेकिन खूब बहस होती थी। अगर नेहरू जी ने कोई नीति लगता था कि गलत है दिनकर जी को, तो दिनकर जी खूब क्रिटिसाइज करते थे और बहस दोनों लोग, ये लोकतंत्र में होना भी चाहिए। तो दिनकर जी ने कहा कि नेहरू जी ने कहा कि तुमने मुझे संभाल लिया, नहीं संभालते तो मैं सीढ़ियों से गिर जाता। तो दिनकर जी ने कहा जब जब राजनीति लड़खड़ाई है साहित्य ने सहारा दिया है। तो संजयन जी, आप भी साहित्यकार हैं, कवि हैं। आपने बताया हमें आगे इंटरव्यू में कि बीजेपी आप ज्वाइन कर रहे हैं। अगर बीजेपी चाहती है, क्योंकि आप हिंदुत्व की राजनीति करते रहे हैं, उसके पहले आप कांग्रेस में चले गए थे, कितना सहारा दे पाएंगे 2022 के विधानसभा चुनाव में अगर बीजेपी आपको ज्वाइन कराती? देखिए, पहले तो जिस संदर्भ का जिक्र किया है आपने, नेहरू जी और दिनकर जी का, वो एक अलग दौर था राजनीति का। वो एक ऐसा पवित्र कालखंड था जहाँ मूल्य बहुत ऊपर रखे जाते थे। नेहरू जी राजनीति के प्रतीक पुरुष थे तो दिनकर जी साहित्य के प्रतीक पुरुष थे। और दोनों के बीच का जो संवाद था वो बड़ा मायने रखता था कि जब जब राजनीति लड़खड़ाती है तब तक साहित्य उसको संभालने के लिए खड़ा होता है। किसी का लड़खड़ाना और किसी का संभालना, ये दोनों अन्योन्याश्रित हैं। आज के समय में कोई लड़खड़ा गया, यह पता लगाना बड़ा मुश्किल काम है। संभालना तो उसके बाद वाली स्थिति होती है। फिलहाल अभी बीजेपी देश नहीं पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर स्थापित है। मेरे जैसा आदना सा आदमी उसको संभालने के लिए नहीं आएगा। हाँ, उसमें वो पंचतंत्र की कहानी में जो गौरैया वाली स्थिति थी, वो पंख फड़फड़ा करके और 2 बूंद जल का डालती थी जिससे कि जंगल की आग बुझ सके। तो मैं समझता हूँ कि उस रूप में मैं अपना कोई योगदान मैं अगर उस बड़े से दल में दे पाया तो मेरे जीवन की बहुत बड़ी सार्थकता होगी, बहुत बड़ी उपयोगिता होगी। मैं जुड़ूं और जो भी मेरी हैसियत क्षमता होगी, जो भी मैंने सामाजिक स्तर पर या राजनीतिक स्तर पर अपनी पहचान बनाई है, उसके आधार पर जो भी योगदान संभव हो सकेगा वो फिलहाल करना हमारा मकसद है। राजनीति, मैं पहले भी बोला हूँ कि मेरे लिए समाज सेवा का माध्यम थी, फिर दोहरा रहा हूँ कि समाज सेवा का माध्यम रहेगी। कभी राजनीति से लेना हमारा मकसद नहीं रहा, देना। आपको एक बड़ी मज़ेदार बात बताकर अपनी बात समाप्त करूँगा। अब्दुल कलाम जी से सदगुरु जी ने एक बार प्रश्न किया कि मान्यवर, आपसे मैं अगर सुबह मिलता हूँ तब भी आप मुझे उतने ही तरोताज़ा दिखाई देते हैं और रात को 11 बजे मिलता हूँ तब भी आप मुझे उतने ही तरोताज़ा दिखाई देते हैं, इसका क्या कारण है? खासकर उन्होंने कहा था इसका सिर्फ एक कारण है कि मैं कभी लेने की नहीं सोचता हूँ, सिर्फ देने की सोचता हूँ। देने वाला आदमी कभी तनाव में नहीं रहता है। मेरे भी जीवन का जो मकसद है, वो चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे पत्रकारिता का क्षेत्र हो, चाहे खेलकूद का क्षेत्र हो, चाहे जीवन का कोई सा भी क्षेत्र हो, प्रकृति से मुझे देने में आनंद आता है। और यकीन मानिए, देने का जो आनंद अनुभव कर लेता है एक बार ना, फिर उसको लेने में मज़ा नहीं आता है। जब आपके नवल्स एकेडमी के टीचरों से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि जब सर मीटिंग लेते हैं तो वो कहते हैं जब लड़का इंटर फाइनल करे तो तुम ये कोशिश करो कि किस में क्या क्षमता है। अगर 40 बच्चों का अगर ये क्लास है तो ये कोशिश करो कि 40 जो बच्चे हैं सब एक तरह तो हो नहीं सकते हैं,
कोई आईआईटी में जाएगा, कोई एसएससी के थ्रू जाना चाहेगा, कोई सीडीएस में जाना चाहेगा, तमाम वो क्षेत्र जाना। तुम ये पहचान करो कि किसकी क्या क्षमता है। इतनी बड़ी सोच अपने विद्यालय के लिए, अपने बच्चों के लिए, कि वो स्टूडेंट यहाँ से पढ़ के जाए तो किसी भी क्षेत्र में जिसमें उसकी क्षमता है वहाँ कुछ करे। कैसे कर पाते हैं? देखिए, यही हमारा काम है एक विद्यालय का प्रबंधक होने के नाते। और जैसे मैंने पहले आपको बताया, प्रबंधक मैं बाद में हूँ, शिक्षक मैं पहले हूँ, और अंतिम रूप से मैं शिक्षक ही कहलाना पसंद भी करूँगा। मेरा यही काम है, जो विद्यार्थी है उस विद्यार्थी के अंदर की छिपी हुई प्रतिभा को पहचानना और पहचान करके उसे आधार देना। देखिए, मैं बताऊँ आपको, समाज में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो असीमित प्रतिभा के संपन्न लोग होंगे, लेकिन अवसर के अभाव में वो जीवन में अपने आप को साबित नहीं कर पाते हैं। एक प्रबंधक होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते विद्यालय संचालन के दौरान हमारा यह दायित्व बनता है कि मैं प्रत्येक विद्यार्थी के साथ न्याय करूं। केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए नहीं है हमारा विद्यालय जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं। यह संभव नहीं है। आप उठा करके देखें जो नियम है, आप किसी रेस प्रतियोगिता को आप देखें, दौड़ प्रतियोगिता को, प्रस्थान बिंदु पर 20 लोग होते हैं, समापन बिंदु पर एक ही आदमी प्रथम आएगा, एक सेकंड आएगा, एक थर्ड आएगा, एक फोर्थ आएगा। यह संभव नहीं कि 20 दौड़ें तो 20 प्रथम आ जाए। लेकिन अगर उस प्रतियोगिता में, दौड़ की प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए कोई प्रतिभागी गया, तो उसका प्रतिभागी होना ही अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि दौड़ने की वो क्षमता रखता है। अब कैसे उसको हमको आगे लेकर के आना है, यह तय करना हमारा काम है। हमने नवल्स एकेडमी में हमेशा ये सोच बना करके रखी कि हम अपने बच्चों को कुछ ना कुछ ज़रूर दें। अगर वो गाने वाला बच्चा है तो उसको गाने का प्लेटफॉर्म दें, अगर वो एक्टिंग वाला बच्चा है तो उसे एक्टिंग का प्लेटफॉर्म दें। आप उठा कर देखिएगा यूट्यूब चैनल पर हमने एक डिवॉक्स म्यूज़िक स्टूडियो और प्रोडक्शन हाउस की स्थापना की, और उसके माध्यम से अपने बहुत सारे बच्चों को हमने गायन के क्षेत्र में हमने प्रमोट करने का काम किया, एक्टिंग के क्षेत्र में हमने प्रमोट करने का काम किया। जो नाम मैंने बताया, आप यूट्यूब पर सर्च करिएगा तो आपको उस चैनल पर, यूट्यूब के चैनल पर आपको हमारे बच्चे एक्टिंग करते हुए मिल जाएंगे, हमारे बच्चे डांस करते हुए मिल जाएंगे, हमारे बच्चे ग्लैमर शो में भाग लेते हुए मिल जाएंगे, हमारे बच्चे गाते हुए मिल जाएंगे आपको, हमारे बच्चे बहुत अच्छे डिबेट करते हुए मिल जाएंगे आपको। यानी जितने भी तरह के क्षेत्र होते हैं, उन सारे क्षेत्रों में अपने बच्चों को उनकी प्रतिभा के अनुसार मंच देना, आधार देना, यह हमारा दायित्व है। और ऐसा करने में मुझे बहुत खुशी होती है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़े फ़ख्र के साथ ये बता रहा हूँ कि मेरे यहाँ के बच्चे बॉलीवुड तक पहुँच गए हैं। हमारे यहाँ के बच्चे असिस्ट कर रहे हैं बॉलीवुड में बड़े बड़े डायरेक्टर्स को। हमारे यहाँ के बच्चे एक्टिंग के क्षेत्र में बहुत अच्छा नाम कर रहे हैं। हमारे यहाँ के बच्चे पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी हमारे यहाँ का एक विद्यार्थी है जो समाजवादी पार्टी का पूरा IT सेल हेड कर रहा है। हमारे यहाँ का एक विद्यार्थी है जो इस समय आम आदमी पार्टी का पूरा IT सेल हेड कर रहा है। अभी वो दोनों बच्चे हमारे पास आए, बोले एक बोला सर सपा ज्वाइन के लिए, एक बोला सर आप आम आदमी पार्टी। गुरु जी बीजेपी हेड करने वाले। स्टूडेंट IT सेल हेड कर रहा है सपा का, एक आम आदमी पार्टी का, और जो प्रबंधक है नवल्स एकेडमी के, ये बीजेपी हेड करने जा रहे हैं। अब देखिए, वो जो हमारे विद्यार्थी हैं वो प्रोफेशन के स्तर पर वो उनके दलों का IT सेल हेड कर रहे हैं, और हम राजनीतिक कारण से, राजनीतिक विचारधारा के आधार पर हम बीजेपी के साथ जाने की इच्छा रख रहे हैं। तो ये उनका अपना प्रोफेशन है। सर, एक आरोप लगता है, आपके विरोधी ये आरोप लगाते हैं, जो शिक्षा जगत में हैं, आप काफ़ी सफल हो रहे हैं, वो भी शाखाएँ खोलना चाहते हैं, व्यवसायिक हैं आप, लोग कहते हैं व्यवसायिक हैं, शाखाएँ इन्होंने पैसा उपार्जन करने के लिए, पैसा प्राप्त करने के लिए खोला है। मैं जब आया तो देखा कि आपके घर के कोने में एक होटल भी खुला हुआ है, तो हमें लगा कि ये आरोप सही है। हमने कहा ये प्रश्न में मैं पूछूंगा व्यवसायिक होने का कारण, क्या कारण है? देखिए, विरोधियों के लिए तो आरोप लगाना बहुत आसान होता है, लगाना भी चाहिए उनको, क्योंकि उनका अधिकार है। लेकिन कौन सा आरोप सिद्ध होता है ये मायने रखता है, और आरोप लगाने से पहले कौन सा व्यक्ति आरोप लगा रहा है ये भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। आरोप लगाने के पीछे का उसका उद्देश्य क्या, उसका मकसद क्या है। जब इन सब की तह में आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि ये जो आरोप हमारे ऊपर व्यावसायिक होने का लगता है, ये पूर्णतया निरर्थक है। मैं आपको एक बहुत निजी जीवन से जुड़ी हुई घटना आपको बताता हूँ।
हमारे विद्यालय की एक नई शाखा खजनी में खुल रही थी। 3 दिन बाद उसका उद्घाटन था। तैयारी अपूर्ण थी। रात दिन हम लोग परिश्रम कर रहे थे। रोज़ 1 बजे 2 बजे रात को आते थे, क्योंकि 12 बजे तक वो काम चलता था। रात दिन दोनों शिफ्ट में काम होता था। मेरी पत्नी की आदत है कि मेरे आने के बाद ही वो भोजन करती हैं। मैं पहुंचा, मैंने उनको जगाया, मैंने उनसे कहा भोजन लाओ। भोजन करने लगे तो भोजन करते करते उन्होंने मुझसे प्रश्न किया कि इतना सब कुछ तो है, इतनी विद्यालय की शाखाएं हैं, आखिर एक और विद्यालय की क्या आवश्यकता है। तब मैंने उनसे कहा कि ये प्रकृति का संतुलन नियम होता है, जिसमें प्रवाह का जो स्वाभाविक की गति है उस पर विराम नहीं लगना चाहिए। मैंने कभी ये नहीं माना कि विद्यालय मैं चला रहा हूँ या विद्यालय की शाखाएं यदि खुल रही हैं तो वो मेरे प्रयास से खुल रही हैं। मैंने हमेशा ये माना, एक धर्मभीरू व्यक्ति होने के नाते, कि एक विद्यालय खुलता है तो उस एक विद्यालय से कम 25 से 30-40 लोग बारोजी होते हैं। उन 40 लोगों के रोजगार का निमित्त ईश्वर को किसी न किसी को बनाना है, और शायद एक नई शाखा खोलने के पीछे जो प्रेरणा है उस प्रेरणा को देने का काम वह ऊपर वाला करता है। तो मैं तो सिर्फ उसका आदेश मान करके उसको एक और नई शाखा या कोई नया उपक्रम या कोई नया उद्यम मैं करता हूँ, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे ये सोच होती है कि जाहिर सी बात है, कोई भी उद्यम मैं करूँगा तो अकेले मेरे बस का तो है नहीं, तो उसमें 10-5 लोगों को मैं शामिल करूँगा, और जब मैं 10-5 लोगों को शामिल करूँगा तो उन 10-5 लोगों के रोजगार की व्यवस्था बनेगी। तो ये ईश्वर का आदेश होता है जिसका अनुपालन करना हमारा धर्म होता है। और इसी उद्देश्य के साथ मैं कि लोगों के रोजगार का निमित्तिक बन सकूंगा, मैं हर साल कुछ न कुछ नया, कोई नई संस्था लेकर के आता हूं। अब इसको मेरे विरोधी अगर व्यावसायिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो उनकी सोच, उनको मुबारक, मैं क्या कर सकता हूं। आपने होटल भी खोल दिया है घर में। आपने कहा कि आप देखते होंगे कोविड के दौर में भी हमने प्रश्न भी किया था कि हमने हज़ारों लोगों को जॉब दिया है, और मैं वहाँ 4 व्हीलर रखा करता था, तो वहाँ हमने एक होटल वाले को दे दिया कि तुम होटल चलाओ, कम से कम 10-15-20 लोग वहाँ भी रोज़गार पा रहे हैं। मेरा मूल उद्देश्य है कि इस बेरोज़गारी में रोज़गार देना। ये आपने बड़ी खूबसूरत बात की। देखिए, जिस समय मैंने शुरू किया था तो मैं अध्यापक था। फिर अध्यापक से मैं शिक्षा के क्षेत्र में आया, मैंने विद्यालयों की स्थापना की, फिर मैं पत्रकारिता में, राजनीति में गया, फिर वहाँ से चलता हुआ मैं धीरे धीरे करके आगे बढ़ा। अब ये एक नया दौर है, हमारे बच्चे अब निकल करके आगे आ गए हैं, नए ज़माने के लोग हैं, नए तरह के व्यवसाय हैं, नई तरह की उनकी सोच है, और पीढ़ियों का संघर्ष आज से नहीं सदियों से चला आ रहा है। 2 पीढ़ियों की सोच का एक अंतर होता है। जो नई पीढ़ी के लोग हैं, जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं, उनको लगता है नए ढंग का व्यवसाय किया जाए, नए ढंग का कारोबार किया जाए। हमारा छोटा बेटा चूँकि सिम्बायोसिस पुणे से, उसने होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रखा है, और अभी कोविड के पहले उसको विदेश जाना था आगे की अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए। तो ये उसी की सोच थी कि एक होटल डाला जाए। उसी क्रम में लखनऊ में भी कोविड से पहले एक होटल पड़ा, अभी अयोध्या में भी एक हमारा बड़ा होटल का निर्माण कार्य चल रहा है, और यहाँ पे भी उसी के एक छोटे संस्करण के रूप में प्रयोग के तौर पर एक यहाँ पे भी खोल दिया है उसने। ठीक कहा आपने, कम से कम इसी बहाने इतने सारे लोगों को रोजगार। अब लखनऊ के होटल में भी 50 लोग बारूजी हैं, यहाँ भी 10-12 लोग बारूजी हो गए हैं। तो हम लोगों के लिए सौभाग्य है कि ऊपर वाला ऐसी व्यवस्था कर रहा है, जिस व्यवस्था से बहुत सारे लोग रोजगार के रूप में जुड़ करके और कहीं ना कहीं अपने आजीविका संचालन में हम लोगों से मदद ले पा रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि व्यावसायिक दृष्टिकोण जो देख रहा है, वो अगर व्यावसायिक दृष्टिकोण देख रहा है तो उसके पीछे का जो सामाजिक उद्देश्य है, उस सामाजिक उद्देश्य को भी ध्यान में रखें। आप जिस पार्टी से जुड़ने जा रहे हैं, उस पार्टी के पावरफुल नेता नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि आप रोजगार लेने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बनिए, और शायद उस पार्टी की जो विचारधारा है उस पर आप सेट बैठ रहे हैं। धन्यवाद।